यस, हेलो एवरीवन। आई होप आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है फॉर दिसंबर 24 सेशन। आज हम लोग मिल रहे हैं किस चीज के लिए? फॉर ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 24। नाउ ध्यान से सुनना। मैंने अभी तक CMA DD का पार्ट ए का डिटेल्ड रिवीजन ले लिया है, पार्ट बी का डिटेल्ड रिवीजन ले लिया है, CMA DD के अमेंडमेंट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग का पार्ट ए का डिटेल रिवीजन, पार्ट बी का डिटेल रिवीजन ये मैं ले चुकी हूँ। ठीक है, ये दोनों ही जो सेशंस है वो ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है ड्राफ्टिंग प्लीटिंग्स एंड अपीयरेंसेस का जो अमेंडमेंट का सेशन है दिसंबर 24 के लिए, वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस मैं आप लोगों को बता दूं अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू गो थ्रू दीज अमेंडमेंट्स आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो। कुछ कुछ ऐसी चीजें इन अमेंडमेंट्स में कवर की गई है आईसी सैन ने, जिस पर वो डायरेक्टली सवाल पूछ सकती है, जिस पर वो केस स्टडीज बना सकते हैं या फिर नए ड्राफ्ट्स पूछ सकते हैं। राइट, तो यूजुअली मैं अमेंडमेंट्स को लेके हमेशा बोलती हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं कवर किया गया इसमें। लेकिन इस बार के अमेंडमेंट सेशन को लेकर मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ कि इसको आप अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, 1.5x की स्पीड पे आप आराम से सेशन को देख सकते हो, विच इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन रादर देन टेकिंग इट लाइव। ठीक है, मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स जो हमेशा मैं एक चीज अपनी तरफ से आपको हमेशा प्रोवाइड करती हूँ, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स हर सेशन में, और जिसमें से मोस्ट लाइकली ड्राफ्ट्स आते ही है। ठीक है, हाँ मुझे वरदान है भगवान का और वो आती है। ठीक है, तो जिसमें से मोस्टली ड्राफ्ट्स आते ही है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपनी चैनल पे डाला है, यूट्यूब चैनल पे जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम यूट्यूब है इंस्पायर एकेडमी का, उस पर भी डाला है शॉर्ट्स की फॉर्म में, तो आप कहीं पर भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम। ठीक है, या फिर मुझे 9131993373 9131993373 इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स ओल्ड एंड न्यू सिलेबस की नहीं मिल रही हो तो। ठीक है, यस, तो अब हम शुरू करते हैं amendments for drafting pleadings and appearances for December 24 attempt. Let's start with it. मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं कि अमेंडमेंट्स में मेजरली क्या क्या कवर्ड है। ठीक है, तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो कि सीधे मीडिएशन अग्रीमेंट का है। तो आप लोगों ने देखा होगा आपको मॉड्यूल में भी मीडिएशन और कंसिलेशन का एक क्लॉज है। ठीक है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, मीडिएशन अग्रीमेंट है, लेकिन अग्रीमेंट करने के बाद मीडिएशन वगैरह करने के बाद, मीडिएशन या कंसिलिएशन करने के बाद जो सेटलमेंट अग्रीमेंट बनता है वो आपको नहीं है, वो आपको अमेंडमेंट में आ चुका है। ठीक है, दूसरा है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको LLP के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा कुछ मेजर नहीं है। फिर तीसरा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये जो ए चैप्टर है, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स इसी चैप्टर में। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बहुत अमेंडमेंट्स है, बट बहुत कुछ मेजर चेंज नहीं किया है, बस पॉइंट्स के नाम बदल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट नंबर 12 में मेजर चेंजेस कंपाउंडिंग को लेकर है कि आपको कंपाउंडिंग की ड्राफ्टिंग आ गई है। हम जो GNL1 फॉर्म बनाते हैं, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, सेक्शन 441 के तहत उसकी ड्राफ्टिंग आपको इस चैप्टर में दे दी है। उसके बाद सेबी लॉज में कुछ छोटे मोटे लॉज के अमेंडमेंट है, जिसमें आपको बताया गया है कि जब लोग सिंक्रोनाइज करके ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो उस पर पेनल्टी लगती है या नहीं लगती है, क्या वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में काउंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, एंड लास्ट में अपीयरेंस बिफोर रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशरी बॉडीज, ये तो एक छोटा सा हार्डली एक पेज का अमेंडमेंट है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, बट हाँ कुछ कुछ अमेंडमेंट्स है जो इस चैप्टर में, इस पूरी शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चैनल के जो ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव लिंक मिलेगी, उसमें अमेंडमेंट शीट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज ये वही शीट है जो मैंने ICSI के पेज से डाउनलोड करी है। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट। अब अगर हम मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट की बात करें तो टेक्निकली हम कर क्या रहे हैं, हम मीडिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उसका एक सेटलमेंट अग्रीमेंट बना रहे हैं जिसमें दोनों पार्टीज टेक्निकली सेटल कर रही है कि तुझे क्या क्या मिलेगा और मुझे क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपना वही दिस मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट मेड ऑन डैश डे ऑफ डैश एट डैश, ठीक है, बिटवीन
दोनों पार्टीज मिस्टर डैश सन ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश हियरनआफ्टर रेफर्ड टू एज फर्स्ट पार्टी। तो आप यहाँ पर फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके भी लिख सकते हो, मिस्टर ए मिस्टर बी करके भी पार्टीज का नाम लिख सकते हो। ठीक है, कैसे भी आप आपको जमे, आप फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके लिखो, आप मिस्टर ए मिस्टर बी करके लिखो, दोनों चले। इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पहला हो गया, तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद अब हम कहानी क्या बताएंगे? हम कहानी देखो, इसके हार्डली 3 से 4 रिसाइटल्स बनते हैं। रिसाइटल नंबर 1 सबसे पहले आपका बनेगा कि अग्रीमेंट डेटेड डैश के तहत दोनों पार्टीज ने में डिस्प्यूट हुआ। दूसरा, डिस्प्यूट के लिए इन्होंने मीडिएटर अपॉइंट किया। तीसरा, ठीक है, ये जो मीडिएटर है इसने मीडिएशन के थ्रू इनके बीच में सेटलमेंट करवाया। तो पहला अग्रीमेंट डेटेड डैश हुआ और उसके तहत दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट हुआ, सबसे पहले तो यही बताएंगे। अब दूसरा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने मीडिएटर अपॉइंट किया। और तीसरा, मीडिएटर ने ये दोनों के बीच में इस तरह से सेटलमेंट करवाया। इतना क्लियर है? ठीक है, ये अपना हो गया क्या? रिसाइटल। अब मैम जब हमको फैक्ट्स दिए ही नहीं है तो हम सेटलमेंट में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स को अज्यूम करना जरूरी है। ठीक है, फैक्ट्स को कैसे अज्यूम करेंगे? सबसे पहला, the parties to this agreement accepts and agrees to the terms and conditions as full and final settlement। सबसे पहले इस अग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, पार्टीज उसको फुल एंड फाइनल मानती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कीवर्ड्स लिखवाती जा रही हूँ, ये कीवर्ड्स आप लोग लिखते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा कि इस अग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले ये जो अग्रीमेंट है ये फाइनल एंड बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पर। फाइनल एंड बाइंडिंग है इसका मतलब क्या? कि कोई भी पार्टी इस अग्रीमेंट से बैकआउट नहीं कर सकती, पहला। ठीक है, दूसरा, अब सेकंड पार्टी क्या पे करेगी? क्या पे करेगी? ठीक है, फर्स्ट पार्टी क्या पे करेगी? अपन ने दोनों पॉइंट्स में लिख देंगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। सेकंड पार्टी अग्रीज टू पे रुपीज डैश बाय डैश डे ऑफ डैश, फर्स्ट पार्टी अग्रीज टू पे डैश बाय डैश डे ऑफ डैश। तो आप ये लिख दो कुछ भी अपने मन से। सेकंड पार्टी जो है वो कंसिडरेशन पे करेगी इतना, फर्स्ट पार्टी जो है वो कंप्यूटर डिलीवर करेगी बाय दिस डेट। तो आपने अमाउंट बता दिया, डेट बता दिया सेकंड पार्टी के लिए। फर्स्ट पार्टी के लिए आपने जो डिलीवरी करने वाले हैं वो बता दिया और डेट बता दिया। तो दोनों की आपने ऑब्लिगेशंस बता दी। ठीक है, और भी कुछ आप इसमें ऑब्लिगेशंस ऐड कर सकते हो। द फर्स्ट पार्टी शैल बी मेड अवेलेबल शैल मेड वन available one of its employees during the office hours of second party, employee of the first party shall be entitled to 2 earned leaves। तो आप और भी कुछ ऑब्लिगेशन बता सकते हो कि एक पार्टी को क्या मिलेगा, दूसरी पार्टी क्या प्रोवाइड करेगी, या फिर दूसरी पार्टी को क्या मिलेगा और फर्स्ट पार्टी क्या प्रोवाइड करेगी। इतना क्लियर है? उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि अगर ऑब्लिगेशंस अनफुलफिल्ड रही, क्या बोला मैंने? ऑब्लिगेशंस अगर अनफुलफिल्ड, क्या रही? ऑब्लिगेशंस अनफुलफिल्ड रही तो फिर क्या होगा? राइट, आप इसमें लिखोगे कि अगर फर्स्ट पार्टी ने वो वाली ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी तो फर्स्ट पार्टी को इतना कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। सेकंड पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी तो उसे उतना कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? बस आपको ये 5 से 6 पॉइंट्स ही लिखने हैं, इसमें ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं पर आपको 10-10 पॉइंट्स नहीं लिखना है। आपको सुनना, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है मेरे साथ। पहले आप इसको 0.25x की स्पीड पे, 0.75 की स्पीड पे लिख के और फिर इसको नोट डाउन कर लो। पहला, सबसे पहला कि ये जो अग्रीमेंट है दोनों पार्टीज पे फाइनल एंड बाइंडिंग है। दूसरा, फर्स्ट पार्टी की ऑब्लिगेशन, सेकंड पार्टी की ऑब्लिगेशन, 3 पॉइंट्स हो गए। वापस से फिर फर्स्ट पार्टी की एक दूसरी ऑब्लिगेशन, सेकंड पार्टी की दूसरी ऑब्लिगेशन, ये हो गए आपके 5 पॉइंट। छठा पॉइंट, अगर फर्स्ट पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी तो उसे कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, अगर सेकंड पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी तो वो कितना कॉम्पनसेशन देगा। दैट इज इट। बस ऐसे 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। समझ में आया सबको? यस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। सिर्फ सुन के नहीं जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। एक बार आपको आधे घंटे ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेरी बात मानो। तो बस इस सेशन के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बस फिर उसके बाद अपना वही टेस्टिमोनियम एंड विटनेस वेयर ऑफ बोथ द पार्टीज हियरबाय पुट देयर सिग्नेचर ऑन द डेट मेंशन्ड अबव, दोनों पार्टीज की सिग्नेचर, और यहाँ पर मीडिएटर का भी नाम सिग्नेचर डिटेल्स आता है। यस, मीडिएटर का भी नाम सिग्नेचर डिटेल्स यहाँ पे आता है। इतना क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है?
है ना। तो ये 5 सितारे मैं हमेशा लगाती हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 सितारे लगा रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से करके जाना रहेगा। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज एलएलपी अग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक एलएलपी अग्रीमेंट। ना एलएलपी अग्रीमेंट में एक्चुअली कुछ मेजर चेंज नहीं है। ठीक है, एलएलपी अग्रीमेंट में ये बताया गया है कि जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स ऑब्लिगेशंस कैसे डिसाइड होते हैं। तो वैसे तो एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से होते हैं। कैसे होते हैं, एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से। पर अगर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं हुआ, इन एब्सेंस ऑफ देयर एलएलपी अग्रीमेंट, फिर कैसे होंगे, फिर एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से होंगे। ये तो मैं आपको लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि वैसे तो राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिसाइड होती है, एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से। पर अगर वो नहीं है तो फिर एलएलपी एक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। इतना क्लियर है, इतना अच्छे से क्लियर है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड दोज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स शैल बी गवर्न्ड बाय अग्रीमेंट। बट अगर अग्रीमेंट नहीं है तो जो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है एलएलपी एक्ट में, वहां से राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड होगी। अब शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है वो आपको बता रखा है। ठीक है, शेड्यूल 1 में आपको सबके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बता रखी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ही क्या लिख रखा है कि अगर अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट के हिसाब से राइट्स ड्यूटीज डिसाइड होगी, पर अग्रीमेंट नहीं है तो फिर एक्ट के हिसाब से होगी। पहला पॉइंट ये दे रखा है। दूसरा पॉइंट बता रखा है किसके बारे में, कैपिटल शेयरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग। तो कैपिटल शेयरिंग रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये आपको बता दिया। तीसरा, LLP shall indemnify each partner for any payments made by the partner। कोई भी पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या बिजनेस को लेकर कोई भी पार्टनर पर्सनल खर्चा करेगा तो LLP उसको पे करेगा, मतलब फर्म से पेमेंट जाएगा। ये सब स्केड्यूल 1 में लिख रखा है। अगर स्केड्यूल 1 में नहीं लिखा होता, सॉरी, अगर LLP अग्रीमेंट नहीं लिखा होता तो हम स्केड्यूल 1 में जाते हैं, अदरवाइज हम अग्रीमेंट के हिसाब से जाते हैं। अब चौथा पॉइंट, पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा एलएलपी को अगर फर्म को कुछ खर्चा लॉस बेयर करना पड़ा पार्टनर की गलती के कारण, तो पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा एलएलपी को। ठीक है, उसके बाद एवरी पार्टनर मे टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। हर पार्टनर एलएलपी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। कोई भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। मैम क्या बात कर रहे हो, पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है? अरे मेरी जान, मैं वही बता रही हूँ, अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट में लिखा है कि रेम्यूनरेशन देने का तो देने का, लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं है तो फिर एलएलपी एक्ट के तहत कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, पार्टनर्स का इंट्रोडक्शन नहीं होगा बिना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंसेंट के, पर अग्रीमेंट में आप कुछ और डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, any matter will be decided by a resolution passed by majority number of the partners and each partner shall have one vote। तो कोई भी डिसीजन इसमें सारे पार्टनर्स मिलकर वोटिंग के थ्रू करेंगे और हर पार्टनर के पास एक वोट होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद एलएलपी के सारे जो भी मीटिंग्स होंगी वो मिनट्स में रिकॉर्ड होंगे विद इन 30 डेज, और वो जो रजिस्टर है वो एलएलपी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर मिनट्स को रजिस्टर जो मिनट बुक होगी वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, हर पार्टनर ट्रू एंड फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो भी वो काम कर रहा है पार्टनर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो एलएलपी को देगा, सारे पार्टनर्स को देगा। अगर कोई पार्टनर बिना कंसेंट के कोई भी काम करता है तो फिर जो भी प्रॉफिट उसने कमाया वो उसे एलएलपी को वापस देना पड़ेगा। तो अगर उसने बेसिकली सीक्रेट प्रॉफिट्स कमा लिए बिना किसी की कंसेंट के तो उसे वो वापस देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, जो भी बेनिफिट उसने एलएलपी से उठाया, जो बिना किसी की कंसेंट के या सीक्रेटली बेनिफिट उठाया, वो सब उसको लौटाना पड़ेगा किसे, एलएलपी फर्म को। उसके बाद आप एक्सपेल नहीं कर सकते अनलेस पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करें, सभी पार्टनर्स, कि एक पार्टनर एक्सपेल करना है। तो वैसे तो एक्सपल्शन अलाउड ही नहीं है, पर आप कर सकते हो अगर सभी पार्टनर्स कंसेंट दे तो। और सारे डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व होंगे। तो एलएलपी एक्ट खुद बोलता है कि सारे डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन से रिजॉल्व होंगे। Now these are the 14 points that must be followed by LLP only if there is no LLP agreement। अगर LLP agreement है तो फिर आपको schedule 1 फॉलो नहीं करना है। तो ये 14 पॉइंट schedule 1 में दे रखे, याद रहेगा अभी सबको बहुत अच्छे से। यस मैम, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है
एक स्टेटमेंट आ सकता है कि LLP इज बाउंड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज बाउंड बाय द LLP agreement and rights and duties and obligations are basically decided by the LLP agreement. However, if a firm does not have LLP agreement, then the firm should follow Schedule 1 of LLP Act. एक्सप्लेन, बस इतना लिखा है. तो अब आपको पहले तो बताना है कि हाँ, इंटरसी राइट्स एंड ड्यूटीज अग्रीमेंट के हिसाब से होती है, पर अग्रीमेंट नहीं है तो स्केड्यूल 1 ऑफ LLP एक्ट के हिसाब से होती है. अब उसमें क्या क्या है, उसके आपको कुछ 7-8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. हाँ, इसमें 14 पॉइंट्स है, बट आप करीब 7-8 पॉइंट्स लिखोगे तो चलेगा. कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होगा, सीक्रेट प्रॉफिट्स बनाए तो उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा. वो उसकी गलती के कारण फर्म को नुकसान हुआ, इंडेमनिफाई करेगी. फर्म की गलती के कारण पार्टनर को नुकसान हुआ, फर्म इंडेमनिफाई करेगी. याद आ रहा है सबको? उसके बाद हर पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा. इंट्रोडक्शन के लिए सबका कंसर्न लेना पड़ेगा, एक्सपल्शन के लिए सबका कंसर्न लेना पड़ेगा. तो ऐसे 14 में से कुछ 7-8 पॉइंट्स आप लिख सकते हो. इतना क्लियर है क्या? कोई डाउट है किसी को इसमें? पक्का है क्या? बढ़े आगे. चलो नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट इज कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. अब इसमें वैसे तो चेंजेस बहुत है, पर वैसे तो चेंज नहीं है. मैम ये क्या बोल रहे हो आप? वैसे तो चेंज बहुत है, पर वैसे तो चेंज नहीं है. क्या बात क्या हुई है? बात क्या हुई है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? सुनना ध्यान से. 1 सेकेंड. ये मैंने अपने नोट्स ओपन करे, यूनिट 8 ओपन कर रही हूँ मैं इसमें. देखो, 8 चैप्टर में आप लोगों को एक टॉपिक है कि आप सबसे बेस्ट, हे भगवान, आप सबसे बेस्ट तरीके से नेगोशिएशंस कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आप लोगों को एक टॉपिक दे रखा है. ये देखो, इसके बारे में आपको एक टॉपिक दे रखा है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करने का, कि जो नेगोशिएशन करने की जो टर्म्स है, मेजर गाइडलाइंस. देखो ये देखो, मेजर गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग बेस्ट कमर्शियल एंड ऑपरेशनल टर्म्स विद द वेंडर. करेक्ट है? अब आपको इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं दैट यू हैव टू मेक अ प्लान, build a foundation for communication, you have to be proactive with the communication. आपको थोड़ा मार्केट की रिसर्च करनी है प्राइसिंग को लेके, आपको अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लर्न करना है, आपको अपने आपको या अपनी क्वालिटीज को सेल करना है सेलर को, ठीक है? उसके बाद बेस्ट कोड सामने वाले से लेने हैं. अगर वो कन्विंस नहीं हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ट्राई करना है. यू हैव टू टॉक टू द कस्टमर्स, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू स्टार्ट वेरी स्ट्रांगली, यू हैव टू फाइंड अ विन विन सोल्यूशन. तो ऐसे करके आपको 12 पॉइंट्स दे रखे हैं टू हाउ टू क्रैक अ बेस्ट डील. जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने तभी बोला था कि आपको एक पॉइंट लिखना है और इसका एक ही क्लाइंट का डिस्क्रिप्शन लिखना है. अब देखो खास बात क्या है इसमें, आप लोगों को पॉइंट्स तो सेम ही दिए हैं, बस पॉइंट्स का नाम बदल दिया है. ठीक है? पॉइंट्स का नाम कैसे बदल दिया मैं आपको बता देती हूँ. जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट दिया था मेक अ प्लान, तो यहाँ पर बोले प्रिपेयर अ प्लान. देखो, प्रिपेयर अ प्लान. सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, मैं देखो दोनों को एकदम कंपेयर कर रही हूँ, है ना? सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है, पहले जो मतलब ओल्ड बिफोर अमेंडमेंट दे रखा था, बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर दिखा है फाइनलाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम. अब बी प्रोएक्टिव वाले पॉइंट को हटा दिया है और सीधे बोल दिया रिसर्च प्राइसिंग. तो यहाँ पर क्या बोल दिया? ऑफर कंपेटिटिव प्राइसिंग. समझ में आ रहा है सबको अभी क्या किस टाइप के चेंजेस कर रहे हैं इन्होंने? ठीक है? लर्न फ्रॉम देम, तो लर्न फ्रॉम देम यहाँ पर था, यहाँ पर बोल दिया रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टी एंड हेल्प देम. उसके बाद सेल द वेंडर गेट कोड्स, तो यहाँ पर क्या बोला है? बी ओपन फॉर कंपटीशन, दोनों को कंबाइन कर दिया है. ठीक है? उसके बाद ट्राई डिफरेंट एंगल, तो डिफरेंट एंगल मे बी एक्सप्लोर्ड. ठीक है? उसके बाद यहाँ पर टॉक टू कस्टमर्स, तो यहाँ पर डिपॉजिट्स लिखा है, टॉक टू कस्टमर्स की जगह डिपॉजिट लिखा हुआ है. उसके बाद सीधे फाइंड अ विन विन सोल्यूशन, तो यहाँ पर विन विन सोल्यूशन दिया है. तो आप
आपको मैं सच बताऊं तो यहाँ पर चीजें और आसान कर दी आफ्टर अमेंडमेंट, कि नेगोशिएशन के लिए पहले जो आपको 12 पॉइंट दे रखे थे, अब आपको 8 ही पॉइंट्स करने हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ 8 पॉइंट्स में, और वो भी बस उतना ही डिस्क्रिप्शन याद रखना है जितना आपको दिया है, कि आपको सबसे पहले एक प्लान बनाना है कि आप अपने कस्टमर को कैसे अप्रोच करोगे। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम आइडेंटिफाई करो कि भाई हमें उनके उनके साथ कब कितने कितने समय पर कितने इंटरवल्स में उनसे फॉलो अप लेना है, बातचीत करनी है। ज्यादा पुशी भी नहीं हो सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा आप पीछे पड़ गए उनके, और ज्यादा इग्नोरेंट भी नहीं हो सकते हो कि आपने उनसे फॉलो अप ही नहीं किया कि उनको आपका प्रोडक्ट या डील कैसी लगी। ठीक है, उनको कंपेटिटिव प्राइसेस ऑफर करनी है सो दैट मार्केट को भी बीट कर सको। उसके बाद जो कस्टमर है आपका, आप उसके एक्सपीरियंस से उनके बारे में जानने की कोशिश करो सो दैट आपको उनका नेचर पता चलेगा कि वो किस टाइप की डील को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करो कि आप दूसरे वेंडर्स पर भी नजर रखो, क्योंकि दूसरे जो वेंडर्स है आपके जैसे, दूसरे जो वेंडर्स है वो क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो बी वेरी ओपन विद द कंपटीशन, डू नॉट बी वेरी ऐसा क्लोज माइंडेड कि भाई मैं सिर्फ अपने कस्टमर को देखूंगा। आप अपने कंपेटिटर्स पे भी देखो, डिफरेंट एंगल ट्राई करो। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो डिपॉजिट्स, ठीक है, कोशिश करो कि पेमेंट्स टाइम पर लेने की। अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं लिया तो आपका कस्टमर भाग जाएगा। एंड लास्ट में एक विन विन सिचुएशन लाने की कोशिश करो कि आपके कस्टमर को भी फायदा हो आपसे और आपको भी फायदा हो आपके कस्टमर से। तो ये जो 12 पॉइंट्स थे वो आपको 8 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, तो अब आपको 8 पॉइंट ही लिखने हैं। अब चूंकि उन्होंने 8 पॉइंट्स में कर दिया है, देयर इज अ लार्जर पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपका पार्ट ए का है और पार्ट है आपका 70 मार्क्स का है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस पे सवाल आ सकता है। तो मैं चाहती हूँ आप इस पे 5 सितारे लगाएं। इतना क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। ठीक है, बस ये कंप्लायंस विद लॉस तो आप लोग एक बार रीड कर लेना, ये कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड रिन्यू एंड क्लोज। अब देखो इस पर भी आपको एक टॉपिक था ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, इफ यू रिमेंबर। मैं तो अपने ही नोट्स निकाल रही हूँ जो मैंने आप लोगों को दे रखे हैं। देखो, ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटेंड रिन्यू एंड क्लोज। ठीक है, ये अपन लोगों ने एक टॉपिक किया था। ठीक है, कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें से कितने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रैक करना है, कौन से एक्सटेंड करने हैं, कौन से क्लोज करने हैं, कौन से रिन्यू करना है, इसके बारे में आपको थोड़ा एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा। अब उसके बारे में सेम पॉइंट्स है, बस थोड़ा पॉइंट का नाम बदल दिया है। जैसे आपको बोला गया था ट्रैकिंग के लिए रिक्वेस्ट एंड ड्राफ्ट, तो यहाँ पर बोला प्रिपेयर ऑफ द ड्राफ्ट। उसके बाद रिव्यू एंड नेगोशिएशन, यहाँ पे नेगोशिएशन। उसके बाद अप्रूवल एग्जीक्यूशन स्टोरेज परफॉर्मेंस, यहाँ पे साइनिंग स्टोरेज वर्क परफॉर्मेंस। उसके बाद रिपोर्टिंग एनालिटिक्स अमेंडमेंट मेकिंग पेमेंट रिन्यू एंड क्लोजर। सेम पॉइंट्स है यहाँ पर, बस थोड़ा सा चेंजेस है। पर आपको करना क्या है, आपको अमेंडमेंट वाले पॉइंट्स पढ़ने हैं। आपको कौन से पढ़ने हैं? आपको अमेंडमेंट वाले यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये देखो सब कुछ सेम पॉइंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, नेगोशिएशन, साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टोरेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परफॉर्मेंस, मेकिंग पेमेंट्स, रिन्यू क्लोजर। तो सारे वही पॉइंट्स है, बस नाम बदल दिया है। तो हमें अमेंडमेंट के बाद वाले पॉइंट्स याद करने। इतना क्लियर है क्या? बोलो हाँ है ना? यस। उसके बाद गोल्डन रूल्स फॉर ट्रैकिंग। अब ये देखो, ओहो यही क्यों बार बार हो रहा है यार। हाँ देखो, गोल्डन रूल्स फॉर ट्रैकिंग दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा बढ़ा दूं। हाँ, अभी दिख रहा है आपको? तो देखो गोल्डन रूल्स फॉर ट्रैकिंग में कि आपको ट्रैक करते समय कुछ रूल्स फॉलो करना है, तो देखो वही है स्टोरेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टोरेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैकिंग, अरेंज अ सिस्टम ऑफ रिमाइंडर, कि भाई तरीका ढूंढो तो यहाँ पे रिमाइंडर बोल दिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने बोला। स्टेक होल्डर्स को पहले से इन्फॉर्म करना है, स्टेक होल्डर को पहले से इन्फॉर्म किया। उसके बाद सेम चीज बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप में बोला है, हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप,
मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन, सप्लाई नीड्स, बी अ ग्रेट कस्टमर, गिव टाइमली फीडबैक। तो यहाँ पर भी वही है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, ओपिनियन शेयरिंग करो, डू मोर गुड देन एक्सपेक्टेड, बी रेडी टू एडजस्ट, आस्क फॉर फीडबैक। तो मेरा पॉइंट ये है कि पॉइंट्स एकदम सेम है, बस आप लोगों को पॉइंट का नाम बदल दिया गया है। तो एक बार आप इसको रीड करके जाना, बस ये ध्यान रखना कि अब आपको अमेंडमेंट के पहले का नहीं, अमेंडमेंट के बाद का पढ़ना है। इतना क्लियर है? मैं आपका इसमें इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कंप्लीटली थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है? तो इसको आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से कर सकते हो। इतना क्लियर है? यस। चलो अब हम आते हैं पूरा किस पर? कंट्रोल ओवर द चार्ज एंड पेमेंट ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन लीगल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब देखो कंट्रोल ओवर चार्जेस के बारे में हमें क्या बोला गया है, ये अपन हटा देते हैं अब। ठीक है, तो देखो हमें कंट्रोल ओवर चार्जेस के बारे में बोला गया है कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करती है तो वो डैमेजेस पे करने के लिए लायबल होती है, करेक्ट है? पर जो सामने वाली पार्टी है उसने जो भी बेनिफिट उठाया उसे एटलीस्ट उतना तो लौटाना पड़ेगा। इसे हम क्वांटम मेरिट बोलते हैं। फिर रिमेंबर, क्वांटम मेरिट क्या होता है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मैं तो तुम्हें कॉम्पनसेशन दूंगी, पर जो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट तुमने उठाया वो तो तुम्हें मुझे लौटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तुमने एडवांस ले रखा था तो एडवांस लौटा दोगे, तुमने गुड्स को थोड़ा यूज किया तो तुम उसका पैसा मुझे दोगे अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग छोड़ सकते हो, ये कुछ खास नहीं है। हाँ नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये वाले। क्वांटम मेरिट क्या बोलता है? where the work is done rendered by one party which entitle the party doing the work or rendering the services, the situation being one, either there is no contract or there is a contract, the particular situation is not covered under the contract, then the compensation must be given. सिंपल सी भाषा है कि अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल, कि तुमने मुझे 100 किलो गुड्स देने का वादा किया पर वो गुड्स तुम डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, या तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया या मैंने किया, रिगार्डलेस ऑफ इट जो बेनिफिट उस पर्टिकुलर गुड्स का मैंने उठाया, लेट्स से तुमने मुझे 2 किलो तो गुड्स दे दिए थे, तो 2 किलो गुड्स का जो बेनिफिट मैंने उठाया वो मुझे तुम्हें लौटाना पड़ेगा, unless otherwise specified in the agreement। अगर अग्रीमेंट ने बोला, अग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं जो भी गुड्स तुम मुझे डिलीवर करोगे वो मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट तुमने कैंसिल किया तो फिर मैं नहीं लौटाऊंगी, अगर लिखा है कि मैंने कैंसिल किया तो मैं लौटाऊंगी तो फिर मैं लौटाऊंगी। तो अग्रीमेंट में जैसा लिखा है वैसा माना जाएगा, पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो सेक्शन 70 वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ क्वांटम मेरिट, सेक्शन 70 सेक्शन को याद करना है यहाँ पर, जो क्या बोलता है कि जो भी बेनिफिट एक पार्टी उठाती है उतना उतना बेनिफिट उसे लौटाना पड़ेगा। जो भी एडवांस, जो भी सैंपल एंजॉय करे, जो भी प्रिविलेज एंजॉय किए इस कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब उसे लौटाना पड़ेगा। इतना क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन अब 3 कंडीशंस हैं जो क्वांटम मेरिट लेने के लिए जरूरी है। ठीक है, पहला लॉफुल, फर्स्ट कंडीशन इज दैट द क्लेमेंट शुड लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर समथिंग टू हिम। तो अगर तुमने मुझे 2 किलो गुड्स डिलीवर कर दिए और बचे हुए गुड्स डिलीवर नहीं किए, तो 2 किलो जो तुम मुझसे क्लेम कर रहे हो या उसका जो तुम कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहे हो वो तुम लॉफुली क्लेम करने वाले होने चाहिए। इसका मतलब जो भी तुम क्लेम कर रहे हो वो तुम लॉफुली क्लेम करो कि तुमने लॉफुली मुझे कुछ डिलीवर किया, लॉफुली तुमने मुझे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी और मैंने उसको एंजॉय किया, और अब तुम मुझसे कॉम्पनसेशन मांगने आए हो। तो क्लेमेंट कौन हुआ? जो कॉम्पनसेशन क्लेम करने आया है। और पे कौन करेगा? वो जिसने वो गुड्स को या सर्विसेज को एंजॉय किया है। इतना क्लियर है? यस। उसके बाद नॉन ग्रेचुइटस ट्रांजैक्शन, सेकंड कंडीशन क्या है कि तुमने जो मुझे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो नॉन ग्रेचुइटसली की होनी चाहिए। ठीक है, नॉन ग्रेचुइटसली मतलब गिफ्ट के तौर पे नहीं की होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा एंजॉयमेंट बाय सेकंड पार्टी, मैंने उस चीज को एंजॉय किया होना चाहिए। तो तुमने मुझे डिलीवर किया लॉफुली, पहली कंडीशन। दूसरा, तुमने मुझे फ्री में डिलीवर नहीं किया, तुम वैसे भी उसके मुझसे पैसे लेने वाले थे पर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। और तीसरा, मैंने उस चीज को एंजॉय किया। तो इन 3 कंडीशन जब पूरी होगी तो मैं लायबल रहूंगी तुम्हें पेमेंट करने के लिए। इतना क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो की बात करता है किसकी? क्वांटम
Marriott की. In Matheson versus Smiley, a surgeon who intended to charge his fees made an attempt to save life of a person who committed suicide but was not successful in saving him, was entitled to remuneration for his professional services. क्या बोला गया यहाँ पर? एक डॉक्टर है जिसने एक पर्सन का इलाज किया जिसने सुसाइड करने की कोशिश करी, ठीक है. अब वो उसको बचा नहीं पाया तो क्या हो गया? बचा नहीं पाया बट फिर भी उसने उसने कोशिश तो पूरी करी ना, तो इसीलिए उसको पूरा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. जो भी काम यहाँ पे डॉक्टर क्लेमेंट हो गया और डॉक्टर ने जो भी काम किया सामने वाले ने उन सर्विसेज को यूज किया, एंजॉय किया, इसीलिए द अदर पार्टी शुड कॉम्पनसेट द डॉक्टर. इतना क्लियर है? Similarly, the case of Alopi Prasad versus and Sons versus Union of India decided that honorable court may be referred for better understanding and applicability of quantum merit. कोर्ट ने क्या बोला? Compensation under quantum merit is awarded for work done when the price thereof is not fixed by the contract. For work done or services rendered pursuant to the terms, compensation cannot be awarded where the contract provides for consideration payable on that behalf. इसका मतलब क्वांटम मेरिट में देखो दो चीजें हो सकती है. एक सिंपल एग्जांपल, 100 किलो गुड्स का एग्जांपल था. तुम मुझे 100 किलो डिलीवर करने वाले थे, अभी तक 2 ही किलो डिलीवर किए और बचे हुए डिलीवर नहीं किए, तो 2 किलो गुड्स का मुझे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा. अब बात ये आती है कि क्या अमाउंट फिक्स है या अमाउंट फिक्स नहीं है. अगर कॉम्पनसेशन का अमाउंट फिक्स्ड है तो मुझे तुम्हें उतना पैसा देना है, ठीक है, जितना मैंने एंजॉय किया उस हिसाब से जो अमाउंट फिक्स है वो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा. पर अगर अमाउंट फिक्स नहीं है तो मुझे तुम्हें कुछ रीजनेबल अमाउंट तो देना पड़ेगा. एक प्रैक्टिकली एक अमाउंट कैलकुलेट करके मार्केट के हिसाब से एक रीजनेबल अमाउंट तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोल सकती कि हमने कोई कॉम्पनसेशन डिसाइड नहीं किया इसलिए मैंने कुछ भी सर्विसेज एंजॉय करी वो मेरी खुद की और मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करूंगी. अगर अमाउंट डिसाइडेड है तो वो पे होगा और अमाउंट डिसाइडेड नहीं है तो एक रीजनेबल अमाउंट कैलकुलेट होकर पे होगा. इतना क्लियर है? अच्छे से क्लियर है, राइट? तो यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है, ठीक है. अमाउंट डिसाइडेड, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन डिसाइडेड, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन डिसाइडेड, तो फिर उतना पे होगा. और अनडिसाइडेड तो फिर रीजनेबल पे होगा. पर पे तो होगा, ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला. क्या बोला? कि अमाउंट डिसाइडेड है. अमाउंट डिसाइडेड होना मतलब लिक्विडेटेड डैमेजेस. तो अगर अमाउंट डिसाइडेड है कि मैंने जितना भी बेनिफिट एंजॉय किया मैं तुम्हें उतना पेमेंट करूंगी, अमाउंट डिसाइडेड है तो एज पर अग्रीमेंट पे कर दूंगी. पर अगर अमाउंट डिसाइडेड नहीं है तो फिर मुझे एक रीजनेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा. इतना क्लियर है कि सबको? बढ़े आगे? यस, ऑलराइट. In case of Moolchand versus State of MP, Supreme Court held that if a claim for compensation is made by one person against another under Section 70, Section 70 क्या है? Quantum merit. It cannot be on the basis of any existing construction contract between the parties, but on the basis of different kinds of obligations. ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं हो सकता. इसका एक मैं बहुत प्यारी सी चीज बताती हूँ. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे 100 किलो डिलीवर करने वाले थे और मैं तुम्हें 1 लाख कंसिडरेशन देने वाली थी. तुम मुझे 100 किलो डिलीवर करने वाले थे और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देने वाली थी, ठीक है. तो कॉम्पनसेशन के नाम पर भले कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ा तो कॉम्पनसेशन के नाम पर मैं 1 लाख नहीं दूंगी, मैं उतना ही पैसा दूंगी जितना तुमने गुड्स डिलीवर किया. अब तुमने एक्चुअली मुझे 2 किलो गुड्स डिलीवर किया तो मैं 2 किलो के हिसाब से जो भी अमाउंट बनता है उतना दूंगी. तो उन्होंने क्या बोला कि अग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन, पैसा, मनी, रोकड़ा, अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो पे नहीं होगा. कितना पे होगा? जो कि एक्चुअली जितना बेनिफिट मैंने लिया बस मैं उतना पैसे दूंगी. अग्रीमेंट में लिखा है कि मुझे एज सौम्या कटारिया एज बायर मुझे तुम्हें 1 लाख रुपए देने, तो मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगी, मैं दूंगी कितना तुमने मुझे परफॉर्म करके दिया, मैंने कितना एंजॉय किया, मैं उस हिसाब से पे करूँ.
यही बात बोलिए किसमें, मूलचंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। इतना क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना? अब देखो, अब हम आते हैं सेक्शन 73 पे, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो जिस भी पार्टी को, जो भी पार्टी ने डैमेजेस सफर किए हैं उसे क्या मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। सिंपल है, तो इसमें कोई खास बात है ही नहीं। क्या कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट डैमेज किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा, मैंने ब्रीच किया तो तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेशन किसका मिलता है, डायरेक्ट लॉस का। इनडायरेक्ट या रिमोट लॉसेस का कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर तुम मुझे कुछ डिलीवर करते, तुमने मुझे कुछ डिलीवर नहीं किया, ऐसे मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट लॉस, और इसमें मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा कि तुमने मुझे कुछ डिलीवर नहीं किया, ऐसे मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, इसका मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा। किसका नहीं मिलेगा, तुम मुझे कुछ डिलीवर करते तो मैं 1 लाख कमा पाती, अब 1 लाख जो मैं इन्वेस्ट करती तो मुझे उससे प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट पे कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग पे और प्रॉफिट, ये सारे इनडायरेक्ट लॉसेस हो गए, उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई एंड नहीं है। सिर्फ जो डायरेक्ट नुकसान हुआ है एज पर सेक्शन 73, उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। इतना क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। ठीक है, इन हैडली वर्सेस बैक्सनडेल, ठीक है, the mill of the plaintiff came to a standstill due to delay on the part of defendant to send repaired crankshaft back to the mill. अब डिफेंडेंट ने बेसिकली क्रैंकशाफ्ट करके कुछ जो होता होगा, ठीक है, कुछ तो होता होगा, भगवान जाने, वो मिल पे नहीं भेजा प्लेंटिफ के, इसके कारण प्लेंटिफ को नुकसान हुआ। इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मिल विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग इन एब्सेंस ऑफ वन क्रैंकशाफ्ट। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि यूजुअली जस्ट बिकॉज डिफेंडेंट ने एक क्रैंकशाफ्ट डिलीवर नहीं किया प्लेंटिफ की मिल में, उसकी फैक्ट्री में, तो मिल काम करना बंद नहीं करेगी। ठीक है, तो दिस वाज अ special circumstance which was required to be communicated to the defendant, hence the defendant was held not liable for the loss suffered to the plaintiff, क्योंकि टेक्निकली प्लेंटिफ को नुकसान हुआ ही नहीं ना। अगर डिफेंडेंट ने क्रैंकशाफ्ट डिलीवर नहीं किया तो प्लेंटिफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, प्लेंटिफ की मिल वैसे भी चली। इसीलिए बोला गया है कि एक्चुअल लॉस, सामने वाले के ब्रीच करने से एक्चुअली जो मुझे लॉस हुआ वो काउंट किया जाएगा फॉर कॉम्पनसेशन। जस्ट बिकॉज किसी ने ब्रीच किया इसलिए उसको सजा देना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्शन 73, और उसमें आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इतना क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना? ठीक है, so where two parties have made a contract which one of them has broken, the damages which the other party ought to receive in respect of such breach should be either reasonable and fairly be considered as arising naturally, that is arising out of usual course of business from the breach। मतलब उस ब्रीच से मुझे एक्चुअली कितना लॉस हुआ उसके हिसाब से मैं कॉम्पनसेशन लूंगी। जस्ट बिकॉज उसने ब्रीच किया तो मुझे बुरा लगा, मुझे नुकसान कुछ नहीं हुआ, मैं कॉम्पनसेशन नहीं क्लेम कर सकती। इतना क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है क्या? बढ़ेंगे क्या आगे? बढ़े आगे? अब देखो, आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप लोगों को सारे एग्जांपल्स रीड करके जाने क्योंकि इस पे केस स्टडीज आ सकती है। ठीक है, हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स रीड करेंगे, सारे तो रीड नहीं करेंगे बट कुछ कुछ हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, जैसे सी वाले पे आ जाओ। A contracts to buy of B at a stated price 50 mons of rice, no time being fixed for delivery। ठीक है, ए ने बोला बी को कि मैं तुझसे 50 मॉन्स ऑफ राइस, अब 50 मॉन्स मतलब बैग वैग होता होगा, ठीक है, मैं तुमसे बाय करूंगा इस प्राइस पे, टाइम कुछ फिक्स नहीं है। A afterwards informs B that he will not buy rice। अब देखो, A ने पहले बोला मैं तुमसे राइस खरीदूंगा इस प्राइस पे, फिर उसके बाद में बोला A ने क्या, मैं नहीं खरीदूंगा। अब ऐसे केस में भाई यहाँ पर B को तो नुकसान हो गया ना, B ने तो उगाया राइस, A के लिए उगाया, और अब जो A वो खरीदने से मना कर रहा है, तो ऐसे केस में B is entitled to receive from A by compensation amount by which the contract price exceeds that which B can obtain for rice at the time when A informs that B that he will not accept it। उस समय जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन B जो भी प्राइस एज कॉम्पनसेशन ए से ले सकता है वो यहाँ पर लेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया किसने,
ए ने किया, तो वो प्राइस कितनी लेगा, जितना प्राइस डिसाइडेड था ए और बी के बीच में, उसके हिसाब से जितना नुकसान बी को हुआ, जितना एक्चुअली नुकसान बी को हुआ, ओरिजिनल प्राइस नहीं, जितना नुकसान बी को हुआ वो नुकसान बी यहाँ पर ले सकता है। इतना क्लियर है सबको, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय बी शिप फॉर 60,000। अब ए ने बी को बोला कि मैं तुमसे शिप खरीदूंगा 60,000 रुपए की, पर ए खरीदने से मना कर देता है। अब ए क्या पे करेगा, मस्ट पे by way of compensation the excess if any of the contract price over the price by which B can obtain for the ship at the time of breach of promise। इसका मतलब A जो है वो ओरिजिनल प्राइस भी पे करेगा और एक्सेसिव अमाउंट जो कॉम्पनसेशन का है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो भी पे करेगा अगर बी को उतना नुकसान हुआ है तो ओरिजिनल प्राइस प्लस कॉम्पनसेशन, दो चीजें कौन पे करेगा, ए पे करेगा, किसे पे करेगा, बी को। इतना क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट एफ पे आ जाओ, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर बीज हाउस इन सर्टेन मैनर एंड रिसीव्स पेमेंट इन एडवांस। ठीक है, अब ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारा घर ठीक करूंगा और उसका पेमेंट भी एडवांस में ले लिया। उसके बाद ए ने घर ठीक तो किया पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं किया। अब गलती किसकी, ए की हुई, तो यहाँ पर बी जो है वो कॉम्पनसेशन रिकवर करेगा किससे, ए से रिकवर करेगा। समझ में आया सबको अभी, बोलो हाँ है ना, कोई डाउट है किसी को इसमें। बढ़े आगे, चलो। तो एक बार आप लोग बस ये जो केस स्टडीज है वो रीड करके जरूर जाना, ठीक है। इजी है, सिंपल है। आप लोगों को डाउट आए तो आप इसी YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो कि मैम कि ये जो सेक्शन 73 सेक्शन 74 दो सेक्शंस है ना, तो सेक्शन 73 की ये वाली केस स्टडी समझ नहीं आई, फॉर एग्जांपल मैम सेक्शन 73 की आर वाली केस स्टडी समझ नहीं आई, सेक्शन 73 की पी वाली केस स्टडी समझ नहीं आई, इस तरह से आप मुझसे डाउट इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इतना क्लियर है, यस। सेक्शन 73 तो बात करता है कि जब अमाउंट डिसाइडेड नहीं है कॉम्पनसेशन का। सेक्शन 74 बात करता है जब कॉम्पनसेशन का अमाउंट प्री डिसाइडेड है। 74 किसकी बात करता है, जब कॉम्पनसेशन का अमाउंट क्या है, प्री डिसाइडेड है, ठीक है। नाउ when a contract has been broken, if a sum is named in the contract as amount to be paid by way of penalty, the party complaining of the breach, whether or not actual damage is proved to receive from the party who has broken the contract, the penalty will be paid। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिक्विड इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज। क्या बोलते हैं अपन इसको, लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेजेस कुछ भी नहीं होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस बस इतना सा बोलता है कि अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट पे होना चाहिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में एज इट इज लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट पे होना चाहिए, तो आपको उतना पे करना ही है रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच डैमेज इट इज। उसको हम बोलते हैं पेमेंट बाय वे ऑफ पेनल्टी। रिगार्डलेस ऑफ कितना डैमेज हुआ है आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इतना क्लियर है सबको, बढ़े आगे। देखो अब इसके भी आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए, ये भी आपको रीड करके जाना रहेगा। एक बार अपन ई वाला देख लेते हैं, ठीक है। देखो, A who owes money to B as a money lender undertakes to repay him by delivering to him 10 bonds of grain on a certain date and stipulates that in the event of not delivering the stipulated amount by the stipulated date, he shall be liable to deliver 20 bonds। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला, क्या प्यारी चीज बोली पेनल्टी के नाम पर कि ए जो है वो बी को 10 bonds डिलीवर करेगा, पर अगर नहीं किया तो वो 20 bonds डिलीवर करेगा। समझ में आया, अगर बाय दैट डेट उसने 10 bonds डिलीवर नहीं किए तो वो 20 bonds डिलीवर करेगा। ये भी एक तरह की पेनल्टी लिक्विडेटेड डैमेज है जो ए पे करेगा किसे, बी को, बाय डिलीवरिंग 20 bonds ऑफ राइट्स। इतना क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जी वाला देखो, A borrows ₹100 from B and gives him a bond for 200 payable by 5 early installments of ₹40। ठीक है, तो A ने B से पैसा बोरो किया और बोला कि तुम 40 के इंस्टॉलमेंट में 200 रुपए टोटल पे करोगे, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट में, with a stipulation that
क्या स्टिपुलेशन है, क्या पेनल्टी लगाई है? इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। ये क्या बोला उन्होंने कि अगर तुमने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो पूरा पैसा वापस से ड्यू जाएगा। इसका मतलब पुरानी जो इंस्टॉलमेंट पे करी है वो सारी गई पानी में, और अब नए सिरे से तुम्हें 5 नई इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो ये सब पेनल्टी है, ये सब लिक्विडेटेड डैमेज है जो आप डिसाइड करके रखते हो। तो 73 इज अबाउट व्हेन डैमेजेस आर नॉट डिसाइडेड, तो फिर आप जितना अमाउंट है अग्रीमेंट का वो और उसके ऊपर से कॉम्पनसेशन पे करते हो। और 74 टॉक्स अबाउट कि जितना भी लिक्विडेटेड डैमेजेस का अमाउंट है बस आप उतना पे करते हो। बस दिस इज अबाउट 73 एंड 74। इतना क्लियर है क्या? बढ़े आगे। अब हम आते हैं सेक्शन 75 पे। सेक्शन 75 बात करता है पार्टी राइटफुली रेसिंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। ठीक है, सो अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करती है राइटफुली, इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर एनी डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट तुमने परफॉर्म नहीं किया, उससे मुझे डैमेज हुआ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट को फिर टर्मिनेट कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है, तो भी मुझे डैमेज तो मिलेंगे। इसका मतलब इफ यू डोंट परफॉर्म, यू मतलब तुम परफॉर्मर हो, तुम प्रॉमिसर हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, कैंसिल कर दिया, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि अब मैंने कैंसिल किया इसलिए इसीलिए मुझे कोई डैमेज नहीं मिलेंगे। तुमने परफॉर्म नहीं किया इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, तो भी मुझे डैमेज तो मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी द मैनेजर टू सिंग एट द थिएटर फॉर 2 नाइट्स इन एवरी वीक। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। अब 2 नाइट्स हर अगले 2 महीने तक, हर वीक में 2 दिन उसको गाना गाना रहेगा। 6th नाइट पे वो नहीं आई तो फिर ऐसे केस में जो थिएटर मैनेजर था उसने कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर दिया, पर जो सिंगर है वो उससे कॉम्पनसेशन जरूर लेगा। इतना क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से पक्का है क्या? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या बोलता है? एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 73, 74, 75। सबसे पहले 70 अपन ने पढ़ा क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या बोलता है कि जो भी बेनिफिट मैंने एंजॉय किया उस उतने बेनिफिट का मुझे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड हो जाता है तो। ठीक है, पहला। दूसरा बात करता है 73 की। 73 बात करता है कि अगर कोई भी अमाउंट डिसाइडेड नहीं है कॉम्पनसेशन का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो और जितना भी एडिशनल लॉस हुआ है वो पूरा पे करना पड़ेगा। डिफॉल्टर पे करेगा विक्टिम को, अग्रीव पार्टी को। 74 बात करते हैं अगर अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्री डिसाइडेड है तो फिर जितनी भी पेनल्टी डिसाइडेड है रिगार्डलेस ऑफ कितना डैमेज होता है, जितनी भी पेनल्टी डिसाइडेड है वो पूरी पे होगी। ठीक है, 75 बात करता है कि अगर तुमने नॉन फुलफिलमेंट किया कंडीशंस का, उससे मुझे लॉस हुआ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, तो भी तुम मुझे कॉम्पनसेट करो। इतना क्लियर है क्या? अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 12 बात करता है, इफ यू रिमेंबर सेक्शन 12 बात करता है क्या कि इसमें एक्चुअली कोई चेंज नहीं है, बस एक छोटा सा वर्ड को डिफाइन किया है। ये पूरे सेक्शन को लिखा तो है इन्होंने, पर एक्चुअली कोई चेंज नहीं है, बस एक वर्ड को उन्होंने डिफाइन किया है। वो कैसे किया है वो मैं आपको बताती हूँ, सुना ध्यान से। सेक्शन 12 बात करता है किसकी, कि अगर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वैसे तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस के लिए ग्रांट नहीं करता है। जनरल रूल क्या बोलता है कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करता, लेकिन कर सकता है अगर मेजर जो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो अभी तक अनपरफॉर्म्ड है, राइट, या फिर मेजर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड है। जैसे 100 बीघा लैंड मुझे ट्रांसफर करना था, 98 बीघा में ट्रांसफर कर चुकी हूँ, तो कोर्ट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करेगा और बचे हुए का कॉम्पनसेशन दिलवा देगा। या फिर जितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने लायक है, परफॉर्म हो सकता है, और जितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म अनपरफॉर्म्ड है, जितना परफॉर्म्ड और जितना अनपरफॉर्म्ड है, ये इंडिपेंडेंट है, ये सेपरेट किए जा सकते हैं। तो जितना अनपरफॉर्म्ड है कोर्ट उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन दिलवा देगी, जितना परफॉर्म्ड है उसके लिए कोर्ट आपको क्या दिलवा देगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये तो एज इट इज सेक्शन 12 में ये चेंज नहीं हुआ है, तो फिर चेंज क्या हुआ है? चेंज बस इतना सा हुआ है, सुना ध्यान से, that a party to contract shall be deemed to be unable
टू परफॉर्म, मतलब कब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अनपरफॉर्म्ड है, कब माना जाएगा जब आप बोल रहे हो ना कि थोड़ा थोड़ा परफॉर्म्ड है थोड़ा अनपरफॉर्म्ड है या एसेंस ही अनपरफॉर्म्ड है, तो कब हम उसको बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अनपरफॉर्म्ड है? इफ अ पोर्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर existing at the date of the contract has ceased to exist at the time of performance. जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे तब वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी, जो तुम्हें परफॉर्म करना था वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी, पर जिस दिन तुमने परफॉर्म किया उस दिन तुमने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं किया। एक एग्जांपल, 100 बीघा लैंड तुम मुझे ट्रांसफर करने वाले थे, ठीक है, तो 100 बीघा लैंड एग्जिस्ट करता था, तुमने मुझे 98 बीघा ही ट्रांसफर किया, 2 बीघा या 2 एकड़ लैंड तुमने ट्रांसफर नहीं किया। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी, और जिस दिन परफॉर्म किया उस दिन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो हम बोलेंगे इतना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अनपरफॉर्म्ड है। तो बस अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे अनपरफॉर्म माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे नॉट परफॉर्म माना जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कैसे नॉन परफॉर्म माना जाता है, जब जो चीज पे हमने बात करी वो कॉन्ट्रैक्ट जब हम साइन कर रहे थे उस दिन तो एग्जिस्ट करती थी, बट जब तुमने परफॉर्म किया उस दिन तुमने परफॉर्म नहीं किया, उस दिन तुमने वो चीज मुझे नहीं प्रोवाइड करी, तो मैं बोलूंगी कॉन्ट्रैक्ट अनपरफॉर्म्ड है। तुम मुझे 100 किलो गुड्स ट्रांसफर करने वाले थे, तो बात 100 किलो की हुई थी, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात 100 किलो की हुई, पर तुमने मुझे 80 किलो ही ट्रांसफर करे, तो 20 किलो जो तुमने ट्रांसफर नहीं किया वो अनपरफॉर्म माना जाए। बस इतना सा डिफाइन किया है। ये कुछ मेजर चेंज नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि चेंज हुआ ही नहीं है इसमें कुछ। इतना क्लियर है? बढ़े आगे। यस, इंजंक्शन के बारे में आपको दे रखा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, इसमें भी चेंज नहीं है, बस टाइप्स ऑफ इंजंक्शन के बारे में बता रखा है, ठीक है, बस छोटा मोटा ऐड किया है, इंजंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है, एज एन ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। इंजंक्शन क्या होता है? स्टे लगाना, ठीक है, तो अगर किसी को रॉन्ग करने से रोकने के लिए, कुछ गलत करने से रोकने के लिए हम उसको फॉरबिड करते हैं, स्टे लगाने की कोशिश करते हैं। कोई रॉन्ग ऑलरेडी कर रहा है, मेरे साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है, पर उससे बीच में रोक लगाने के लिए हम उसे फॉरबिड करना चाह रहे हैं, या फिर जो चीज पहले थी और सामने वाले ने उसको चेंज कर दिया था उसको वापस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए हम क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट है, उसने प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया और उसको रेंट पे दे दिया, तो कोर्ट उसको क्या बोलेगा? कोर्ट उसको बोलेगा नहीं, रेंट पे से हटाओ, लीज पे से हटाओ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को, जैसा पहले था उसको वापस प्रॉपर्टी को वैसा कर दो। जो अगर तुमने मेरे साथ गलत करना शुरू करा तो तुम पर रोक लगाने के लिए, या फिर तुम मेरे साथ गलत करने वाले और धमकी देके गए हो तो तुम पर रोक लगाने के लिए, इन सब केसेस में कोर्ट क्या लगाती है? इंजंक्शन। अब इंजंक्शन दो टाइप का होता है, प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या होता है? जिसमें आप सामने वाले को कोई काम करने से रोकते हो, यू फॉरबिड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, आप किसी को काम करने से रोकते हो, दैट इज प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी भी दो टाइप का होता है, टेम्पररी और परपेचुअल। टेम्पररी मतलब अंटिल नेक्स्ट ऑर्डर अगर आप पर इंजंक्शन लगाए तो टेम्पररी, और अगर मेन फाइनल डिग्री आने के बाद भी अगर वो इंजंक्शन कंटिन्यू होगा तो वो जाएगा परपेचुअल। तो फाइनल डिग्री के बाद भी कंटिन्यू होता है तो परपेचुअल, और फाइनल डिग्री के पहले या फाइनल डिग्री तक ही चलता है अगर कोई इंजंक्शन ऑर्डर, तो टेम्पररी इंजंक्शन। सब पढ़ चुके हो ये तो आप, है ना। और मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होगा? मैंडेटरी इंजंक्शन इज नथिंग बट कोई काम आपको करने के लिए फोर्स करना, इट इज लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो करने के लिए मजबूर करना, फोर्स करना इज मैंडेटरी इंजंक्शन। इट इज लाइक कंपेलिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंजंक्शन के बारे में आपको दे रखा है, इतना क्लियर है? इस पे आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है, क्योंकि आपको किस में दे रखा है? अमेंडमेंट्स में। इतना क्लियर है क्या? कोई डाउट है किसी को इसमें? डन है क्या? चलिए अब हम आते हैं सीधे चैप्टर नंबर 12 पे, विच इज अबाउट कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023, है कि नहीं? अब देखो, आपको अगर याद हो, वैसे तो मैं आपको बता दूं ये जून 24 में भी मैंने अमेंडमेंट कराया था, मैं फिर से बता रही हूँ, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होने जा रहा होता है तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले एक नोटिस देते हो मेंबर्स, क्रेडिटर्स और पब्लिक को कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप आकर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस पे,
करेक्ट है। एक और नोटिस आप रेगुलेटरी बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो जिसमें आप बोलते हो कि आपको भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, करेक्ट है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया या कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम मान लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से कोई तकलीफ नहीं है। यही था, राइट, यही है। बस अब आपको टाइमलाइन दे दी गई है कि कितने समय में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो देखो आपको इसमें अर्लियर प्रोविजंस भी दे रखे हैं बट अपन तो डायरेक्टली नए प्रोविजंस पढ़ते हैं ना। तो क्या बोला है, where no objection or suggestion is received within a period of 30 days from the receipt of copy of scheme from ROC and official liquidator by central government and central government is of the opinion that scheme is in public interest, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है, कौन रिसीव नहीं करता है, आरओसी या लिक्विडेटर, कोई भी ऑब्जेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव नहीं करते हैं विद इन 30 डेज, ठीक है। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया स्कीम ऑफ अमलगमेशन उससे 30 दिन के अंदर आरओसी या लिक्विडेटर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिला तो फिर वो करेंगे क्या, आरओसी इट में मतलब कौन, आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। तो 30 डेज किसको मिले ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब 30 डेज में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो फिर अगले 15 डेज में, ठीक है, अगले 15 डेज में वो एक कंफर्मेशन ऑर्डर इशू कर देंगे CAA-12, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इशू कंफर्मेशन ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ स्कीम इट शैल बी डीम्ड कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या समझ में आया, सुनना ध्यान से, सुनना 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 सुनना, वापस से एक बार सुनो, बहुत सिंपल है। वन सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पर आता है। हाँ तो सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, देखो स्कीम भेजी किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, करेक्ट है। स्कीम भेजी किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनके पास कितने दिन है, 30 डेज टू रेज ऑब्जेक्शन, करेक्ट है। ऑब्जेक्शन रेज करने के कितने दिन के पास, 30 डेज। अब 30 डेज में अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ तो इस डेट से 15 डेज के अंदर अंदर क्या इशू हो जाएगा, कंफर्मेशन ऑर्डर। इतना तो क्लियर है, समझ में आया सबको, राइट। लेकिन ये कब, जब वो जवाब दे, सुनना ध्यान से, जब वो जवाब दे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्शन सजेशंस रिसीव विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज देन इट मे इशू विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज अ कंफर्मेशन ऑर्डर इन फॉर्म CAA-12 provided that if central government does not issue confirmation order within a period of 60 days it shall be deemed कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब अगर स्कीम मिलने से 60 डेज में कोई जवाब ही नहीं आया, देखो फर्स्ट 30 डेज में अगर जवाब आ गया तो बस उसके 15 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन फर्स्ट 30 डेज होंगे खत्म, उसे 15 डेज के अंदर अंदर कंफर्मेशन ऑर्डर इशू हो जाएगा CAA-12 में। लेकिन अगर स्कीम मिलने से 60 डेज में कोई जवाब ही नहीं आया तो मान लिया जाएगा, ना कोई कंफर्मेशन ऑर्डर आया, ना कोई स्कीम ऑफ, ना कोई ऑब्जेक्शन आया, तो ये मान लिया जाएगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन
नहीं है. सो दिस 30 days विल वर्क फॉर रिप्लाइंग, और रिप्लाई होने से 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, CAA-12 इशू कर देना है. पर अगर कोई रिप्लाई ही नहीं आया स्कीम से 60 डेज में, तो ये डीम्ड माना जाएगा, या कोई कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये मान लिया जाएगा किस चीज का, कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. इतना क्लियर है सबको? बढ़े आगे. अब उसके बाद ये बोलता है ऑब्जेक्शन रिसीव्ड. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो बोलता है नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ बोल रहा है नो रिप्लाई, सेकेंड वाले में कोई रिप्लाई नहीं आया, और थर्ड वाला बोल रहा है ऑब्जेक्शन रिसीव्ड. अगर ऑब्जेक्शन मिला सच, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सच ऑब्जेक्शन और सजेशन ऑफ आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर आर नॉट सस्टेनेबल. अब देखो, आरओसी लिक्विडेटर को ऑब्जेक्शन है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट स्कीम इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. आरओसी लिक्विडेटर से क्या आया, ऑब्जेक्शन, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि ये जो पूरा अमलगमेशन है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो भी वो 30 डेज खत्म होने की 30 डेज में कंफर्मेशन ऑर्डर इशू कर देंगे. तो आप देखो पहले वाले में क्या हुआ, पहले वाले में सुनना ध्यान से, पहले वाले में ऑब्जेक्शन रेज किया था, राइट, सॉरी, पहले वाले में ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं था, तो फिर अगले 15 डेज में कंफर्मेशन ऑर्डर आ गया. सेकंड वाले में ऑब्जेक्शन रेज किया, पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि अरे भाई ये ऑब्जेक्शन तो सस्टेनेबल है ही नहीं, ये फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट में है स्कीम, तो एक कंफर्मेशन ऑर्डर अगले नेक्स्ट 30 डेज में कर दिया जाएगा. इतना क्लियर है? यस. लेकिन हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर एकदम सही बोल रहे हैं, ऑब्जेक्शन एकदम सस्टेनेबल है, ये लिक्विडेशन नहीं होना चाहिए, या फिर ये अपना अमालगमेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसे केस में 60 डेज के अंदर अंदर वो ट्रिब्यूनल को CAA-13 में फाइल करेंगे एप्लीकेशन, जिसमें बताएंगे कि हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं, ट्रिब्यूनल आप इस पे गौर करें, आप इसको आगे कंटिन्यू करें. तो ऑब्जेक्शन अगर एक्चुअली फाइल करना है तो CAA-13 में अगले 30 डेज में होगा. इतना क्लियर है? यस. तो सिंपल से फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ, सुनना ध्यान से. स्कीम गई, आरओसी और लिक्विडेटर को ऑब्जेक्शन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि मुझे हमें ये ऑब्जेक्शंस है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऑब्जेक्शन सही लगा तो नेक्स्ट 30 डेज में क्या कर देगा, CAA-13 फाइल कर देगा. अगर ऑब्जेक्शन गलत लगा तो नेक्स्ट 30 डेज में क्या करेगा, कंफर्मेशन ऑर्डर दे देगा CAA-12 में. और अगर कोई ऑब्जेक्शन आया ही नहीं तो नेक्स्ट 15 डेज में क्या करेगा, कंफर्मेशन ऑर्डर दे देगा. सिंपल. इतना क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से. बस पहले कोई टाइमलाइंस नहीं दी हुई थी, अब टाइमलाइंस दी दी. इतना क्लियर है? बढ़े आगे. चलो नेक्स्ट पर आते हैं. मर्जर अमालगमेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी. मर्जर अमालगमेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना. हाँ जी, सुना ध्यान से. अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो आउटसाइड इंडिया है वो इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है. सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम मतलब, सब कुछ सेम मतलब वही 230 से 232, ठीक है, कि सारे प्रोविजन आपको कंप्लाई करना है, मतलब आपको वही पूरा प्रोसीजर वही फॉलो करना है. बोर्ड मीटिंग करो, एनसीएलटी के पास जाओ, ऑर्डर लेकर आओ, मेंबर्स क्रेडिटर्स की मीटिंग कन्वीन करो, सबको नोटिस भेजो, गवर्नमेंट को नोटिस भेजो, एडवर्टाइजमेंट करो, एफिडेविट भेजो, मीटिंग कन्वीन हो जाए तो वोटिंग रिजल्ट्स वापस एनसीएलटी को दो, फिर एनसीएलटी से ऑर्डर लेकर आओ, ऑर्डर को आईएनसी 28 में फाइल करो. पूरा प्रोसेस सेम है. बस एक बात ध्यान रखना, आरबीआई, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिससे परमिशन में लेना जरूरी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आरबीआई. सो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया may merge with Indian company after obtaining approval from RBI. A company may merge with a foreign company incorporated in any of the jurisdiction after obtaining approval of RBI. ठीक है, RBI से आप अप्रूवल लेके क्या कर सकते हो, RBI से अप्रूवल लेकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मर्जर अमलगमेशन कर सकते हो. हाँ, अब बात आती है अगर वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन आपको किससे कराना है,
वैल्यूएशन आपको रजिस्टर्ड इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक रजिस्टर्ड मेंबर से करवाना पड़ेगा। किससे कराना है? जो इंटरनेशनल वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपको वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखो ट्रांसफर और कंपनी का वैल्यूएशन होगा ना एसेट्स का, तो वो कराएंगे। ठीक है, कंसर्न कंपनी जो है वो ट्रिब्यूनल का एप्लीकेशन फाइल करेगी और सारी अप्रूवल्स लेगी जो 230 से 232 में दे रखा है। इतना क्लियर है? हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे केस में ऐसी कोई इंडियन कंपनी या बॉर्डर कॉर्पोरेट के बीच में हो रहा है विच इज लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मतलब तो ऐसी कंपनीज के बीच में मर्जर अमलगमेशन हो रहा है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, उसे एक CAA-16 में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आरबीआई को भी और एनसीएलटी को भी कि हम उस देश से आते हैं जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब वो हो गया। इतना क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, बस इतना ही है कि इसमें फॉरेन कंपनी के मर्जर अमलगमेशन। इतना क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलिए, अब आ चुका है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या? सेक्शन 441 कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। अगर आपने मेरा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट देखा होगा तो मैंने उसमें आप लोगों को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट सेक्शन 441 में सेक्शन 441 में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स दे रखा, सॉरी, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स में सेक्शन 441 की कंपाउंडिंग एप्लीकेशन दे रखी है। समझ में आया क्या? बहुत अच्छे से। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। पहला, सबसे पहले हाउ डू यू स्टार्टेड बिफोर डैश। अब कौन होगा डैश? या तो अपना आरडी होता है या एनसीएलटी होता है, पर अपन बिफोर डैश लिखेंगे। कंपनी पिटिशन नंबर डैश ऑफ 2023 इन द मैटर ऑफ सेक्शन 441 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये तो अपना एकदम सिंपल है। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? बिफोर डैश, ठीक है, कंपनी पिटिशन नंबर डैश और इन द मैटर ऑफ सेक्शन 441। ठीक है, अपन ने लिख लिया। उसके बाद फॉर ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है एंड बीच में एंड लिखोगे एंड फिर दोनों पिटिशनर का नाम, एक कंपनी का नाम और एक डायरेक्टर का नाम। तो कंपनी का नाम लिख दो एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट डैश। जैसे मैंने आप लोगों को जितने भी सूट्स अपील्स वगैरह ड्राफ्ट कराई है ना रेगुलर क्लास में, तो मैंने आपको कैसे कंपनी को लिखवाया था, बस कंपनी का आपको डिस्क्रिप्शन वैसे ही लिखना है। ठीक है, एंड डायरेक्टर को हम कैसे करेंगे? मिस्टर ए डायरेक्टर सन ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश। पिटिशन नंबर 2 हो गया। बस इतना किया अपन ने। ठीक है, तो इन द मैटर ऑफ पहले कंपाउंडिंग और दूसरा इन द मैटर ऑफ कंपनी एंड डायरेक्टर, ये अपन ने कर दिया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आता है, नेक्स्ट पर आता है इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट पर आता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, एकदम ध्यान से सुनना। पिटिशन, एफिडेविट, रेलेवेंट एनेक्सर्स, ये 3 इंडेक्सेस आपको लिखने हैं इसमें। आपने थर्ड नहीं भी लिखा तो चलेगा, बट कम से कम पिटिशन और एफिडेविट, ये 2 इंडेक्स है इस पूरी पिटिशन के। पिटिशन में मेन पिटिशन और बाद में आएगा एफिडेविट। ठीक है, अब देखो, ये आपने कुछ भी नहीं लिखा तो चलेगा। ठीक है, ये पूरा रिपीट हो रहा है, ये पूरा रिपीट को नहीं करना है, सीधे आ जाओ इस पे, नेक्स्ट पर। सीधे आपको यही पर आना है। एनेक्चर बनाने के बाद, वो टेबल बनाने के बाद सीधे आपको इस पर आना है। पिटिशन अंडर सेक्शन 441 ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, आप 441 में तो पिटिशन दे रहे हो, पर ऑफेंस कौन सा कंपाउंड करे उसके लिए हमने अंडर सेक्शन डैश लिख दिया। अब देखो, इसके कुछ हेडिंग्स है, बस हमें हेडिंग्स याद करनी है। अंदर का आप लोग आराम से लिख लोगे, ध्यान से सुनना, घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है, सुनना। सबसे पहली हेडिंग है कंपनी की पर्टिकुलर्स। तो कंपनी की डिटेल्स में आपको 4 चीजें लिखनी है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, वैसे द नेम ऑफ द कंपनी इज डैश, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज डैश, द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल इज डैश। उसके बाद द कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, इस तरह से अपन ने कंपनी की डिटेल्स लिख दी है ना। उसके बाद आएगा, कंपनी थी अपनी पिटिशनर नंबर 1, फिर आएगा पिटिशनर नंबर 2। तो पिटिशनर नंबर 2 में हम क्या बताएंगे कि पिटिशनर नंबर 2 जो है वो डायरेक्टर है पिटिशनर नंबर
वन का, बस इतना ही लिखना है आपको कि टू जो है, जो डायरेक्टर है वो वन का डायरेक्टर है, बस इतना लिखा अपन, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे तीसरा हेडिंग जुरिसडिक्शन। तो पहले अपन ने कंपनी जो पिटिशनर वन था उसको डिस्क्राइब किया, फिर अपन ने डायरेक्टर जो पिटिशनर टू था उसको डिस्क्राइब किया, और फिर अपन ने अब जुरिसडिक्शन। तो जुरिसडिक्शन में हम क्या लिखेंगे कि चूंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन है वो 25 लाख से कम है, इसलिए आरडी के पास इसका जुरिसडिक्शन है। या फिर हम लिख सकते हैं कि चूंकि इसका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन है वो 25 लाख से ज्यादा है, विच इज अमाउंटिंग टू रुपीज डैश, इसीलिए हम एनसीएलटी के पास ही पिटिशन लगा रहे हैं और उनके पास जुरिसडिक्शन है। तो आपको बस इतना बताना है कि जुरिसडिक्शन किसके पास है, वो अपन ने एक लाइन में लिख दिया तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिमिटेशन लिखना है कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर आप 441 फाइल कर रहे हो, ज्यादा लेट फाइल नहीं कर रहे हो। तो पिटिशन वन का डिस्क्रिप्शन जिसमें कंपनी के वो मेमोरेंडम की क्लॉजेस लिख दिए अपन ने। पिटिशन नंबर टू में डायरेक्टर का डिस्क्रिप्शन। पिटिशनर नंबर थ्री, अच्छा डायरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं करना है, बस बताना है कि डायरेक्टर जो है वो पिटिशन नंबर वन का डायरेक्टर, बस इतना। तीसरा जुरिसडिक्शन बताओ आरडी के पास है कि एनसीएलटी के पास, बस उतना बता दो। और चौथा लिमिटेशन बताओ कि कंपनी या डायरेक्टर विद इन लिमिटेशन एक्ट, विद इन लिमिटेशन पीरियड फाइल कर रहे हैं। अब आप फैक्ट्स ऑफ द केस बताओगे। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या बताओगे कि पिटिशनर जो है, जो भी पिटिशनर है, ठीक है, वो ये सबमिट कर रहे हैं कि उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को वायलेट किया है, ठीक है, और अब वो इस पर्टिकुलर वायलेशन को कंपाउंड करने के लिए पिटिशन लगा रहे हैं, बस इतना, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने वायलेट किया और इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, बस वायलेट किया है और इसलिए कंपाउंडिंग कर रहे हैं, दो चीजें हम लिखेंगे। उसके बाद ये कि कंपनी ने एक डायरेक्टर को ऑथराइज किया है क्या करने के लिए, उस पर्टिकुलर नॉन कंप्लायंस को रेक्टिफाई करने के लिए। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि they have dash as mentioned alleged that the company and all its directors and manager for the non compliance of dash read with dash। इतना क्लियर है सबको? यस। उसके बाद आप ये बताओ, ये फोर्थ कट कर दो और फिफ्थ बताओ कि कंपनी ने जो नॉन कंप्लायंस है वो अब रेक्टिफाई कर दिया, हैज मेड गुड द डिफॉल्ट, आपने रेक्टिफाई कर दिया, बस। इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, ये आप इसमें लिख सकते हो, सुनना ध्यान से, ये आप इसमें लिख सकते हो कि चूंकि अबव कॉन्ट्रवेंशन इस सेक्शन में हुआ है इसीलिए ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, इसके बारे में आप इसमें लिख सकते हो। इतना क्लियर है? बस इसके अलावा आपको और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो आपको सबसे पहला हेडिंग लिखना है किसके बारे में, कंपनी कौन है, हेडिंग, ठीक है। फिर पिटिशन नंबर टू डायरेक्टर, पिटिशन, फिर आपका पॉइंट नंबर थ्री जुरिसडिक्शन, पॉइंट नंबर फोर लिमिटेशन, पॉइंट नंबर फाइव फैक्ट्स। फैक्ट्स में बस इतना बता देना कौन सा सेक्शन वायलेट किया, आप उसके लिए कंपाउंडिंग कर रहे हो, कौन से डायरेक्टर को आपने ऑथराइज किया था रेक्टिफाई करने के लिए नॉन कंप्लायंस को, और आपने नॉन कंप्लायंस रेक्टिफाई किया, बस। और आखिरी में बताओ कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है इसलिए आपने सुओ मोटो एप्लीकेशन लगाई। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग में लिखोगे, अभी रुको, अभी हेडिंग मार्क, नेक्स्ट हेडिंग में लिखोगे कि आपने ये मैटर और कोई प्रीवियस कोर्ट में फाइल नहीं किया, बस इतना। एक डिक्लेरेशन देते हो, नॉट फाइल, ये सेम मैटर नॉट फाइल इन एनी प्रीवियस कोर्ट, बस इतना लिखना है। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। ये करने के बाद अब आप बताओ कि ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ। अब आपको रिलीफ क्या क्या चाहिए, ठीक है। रिलीफ आपको क्या क्या चाहिए इसमें, रिलीफ आपको ये चाहिए कि आप सबसे पहले माफी मांगोगे कि आप ये पर्टिकुलर सेक्शन को क्या नहीं कर पाए, कंप्लाई नहीं कर पाए, पर आपने उसका कंपाउंडिंग कर लिया है। कंपनी जो है वो आगे जाकर रीजनेबल स्टेप्स लेगी जिससे इसका कंप्लायंस हो, पर आपको रिलीफ में क्या चाहिए कि ये एक्शन बोनाफाइड था इसलिए आप पर कोई भी प्रोसिक्यूशन ना हो। मेन रिलीफ आपको क्या मांगना है कि चूंकि ये बोनाफाइड था इसलिए आप पर कोई भी प्रोसिक्यूशन ना हो। देखो इसमें क्या लिखा है, इन सब्सिक्वेंट इयर्स कंपनी हैज टेकन ऑल स्टेप्स टू इंश्योर दैट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज कंप्लाइड विद, ठीक है। डिफॉल्ट अकर्ड इज ड्यू टू इनएडवर्टेंस व्हिच इज अल्टीमेटली रेगुलराइज्ड, हमने जानबूझकर नहीं किया, इनएडवर्टेंटली किया। पिटिशन हैज बीन मेड बोनाफाइड एंड इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये अपन लिख दिया। पिटिशनर ने सारी स्टेप्स ले लिए कि डिफॉल्ट आगे जाकर ना हो, ये पूरा बोनाफाइड है और इसलिए वो कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, ये सुओ मोटो एप्लीकेशन है। आपको इतना कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ दो तीन ग्राउंड लिखो, सिर्फ दो तीन रिलीफ्स लिखो कि आपने बोनाफाइड एप्लीकेशन लगाई है,
आपने गुड मतलब जो भी डिफॉल्ट किया आपने उसको रेक्टिफाई कर, अब चाहो तो लिख लो उसको, है ना, बेटर रहेगा कि आप लिख लो, ठीक है, कि आपने गलती बोनाफाइड तरीके से करी, आपने जानबूझकर नहीं करी, आपने जो भी डिफॉल्ट है उसको ठीक कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया है, और आप पर कोई भी प्रोसिक्यूशन ना हो, बस इतना, ठीक है। इसके बाद अपन लिखते हैं पिटिशनर नंबर 1, पिटिशन नंबर 2, उनकी डिटेल्स, लिस्ट ऑफ एनेक्शन में सेम चीज रिपीट करोगे, पिटिशन अंडर सेक्शन 441, एफिडेविट सेम चीज रिपीट करोगे एनेक्शन में। अब आपको एफिडेविट बनाना है, ठीक है, तो एफिडेविट में कैसे लिखोगे, एफिडेविट वेरीफाइंग पिटिशन, ठीक है, क्या लिखोगे, आई डैश डायरेक्टर ऑफ डैश हियर बाय सॉलेमली अफर्म कि मैं डायरेक्टर हूँ पिटिशन नंबर 1 का, और मैंने पिटिशन पूरी पढ़ी है और वो पिटिशन पूरी सही है। फिर वेरिफिकेशन में लिखोगे कि मैं ये वादा करता हूँ कि ऊपर के जो सारे कंटेंट्स है वो सही है, सच के सिवा कुछ नहीं है। अपन क्या लिखते हैं, द कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ 1 to 5 आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, नो पार्ट ऑफ इट इज फॉल्स, नथिंग ऑफ इट कंसील्स एनीथिंग। तो एफिडेविट में पहले अपने 3 पॉइंट लिखे और उसके बाद उसी का एफिडेविट का ही वेरिफिकेशन लिखा। वेरिफिकेशन मेन पिटिशन में नहीं जाएगा, पहले एफिडेविट आएगा और एफिडेविट में ही वेरिफिकेशन आएगा। इतना क्लियर है। हम वेरिफिकेशन में सेम बात लिखते हैं जो हम ऊपर एफिडेविट में लिखते हैं। हम एफिडेविट में क्या लिख रहे हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ पिटिशन 1 कंपनी का और मैंने जो ऊपर लिखा वो सब कुछ सच है। फिर वेरिफिकेशन में वापस लिखते हो कि मैं अबव नेम डेपोनेंट ये वायदा करता हूँ कि ऊपर जो लिखा है वो सब कुछ सच है, सच के सिवा कुछ नहीं। इतना क्लियर है। और ये सेम पिटिशन जो है वो कंपनी देगी, पर अब कंपनी खुद तो नहीं दे सकती, तो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर देगा, पर ये वो डायरेक्टर नहीं जो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, ये एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है डायरेक्टर का जो कंपनी के बिहाफ पर ये बोल रहा है कि कंपनी की डिटेल्स ऊपर सब सही है, मैंने सारी पिटिशन रीड करी है, इसके सारे कंटेंट सही है, और फिर आखिरी में वापस वेरिफिकेशन। इतना क्लियर है क्या? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? डन है क्या? डन डना डन डन, इजी एकदम। एक बार इसे प्रिपेयर करके आना है सभी लोगों को, ठीक है, ओके, सभी को प्रिपेयर करके आना जरूरी है। डन है? चलो, यस, नाउ नेक्स्ट पर आता है, चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 13 बात करता है, चैप्टर नंबर 13 बात करता है आपके छोटा मोटा, बहुत छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है इसमें। सबसे पहला अमेंडमेंट तो कुछ खास नहीं है, अगर आपको याद हो हम लोगों ने जो सेटलमेंट प्रोसीडिंग पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि जो होल टाइम मेंबर है वो क्या करते हैं, होल टाइम मेंबर कंसेंट ऑर्डर देते हैं, ठीक है, और अब बस इसमें एक छोटा सा वो ऐड कर दिया है, छोटा सा, दैट in case of specified proceeding which may be initiated or proposed to be initiated, the panel of whole time members shall dispose of such proceeding on the basis of approved settlement terms, ठीक है। तो बस यहाँ पर वर्ड्स डिस्पोज ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स वर्ड ऐड कर दिया है, जो पहले था सिर्फ डिस्पोज ऑफ प्रोसीडिंग्स बस। तो ये कुछ भी नहीं है, ये आप अमेंडमेंट आराम से कट कर सकते हो, मतलब आपको उसको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जो बात करता है सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग की। मैं आपको इसका पहले एक जिस्ट बता देती हूँ, सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है। अगर एक साथ सडनली लोग बाय करने लग गए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और उससे मार्केट को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, एक साथ लोग बाय करने लग गए हैं डायरेक्टली, भले मार्केट को आप मानकर चलो कि कुछ खास इंपैक्ट नहीं हुआ है, पर सब लोग एक साथ बाय कर रहे हैं, तो क्या ये एक सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज मतलब सिंक, आपस में सिंक करते हैं ना अपन, सिंक करके ट्रेडिंग हुई है, और अगर हुई है तो क्या ये इलीगल है अगर मार्केट को इससे कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं, ये सवाल समझ में आया सबको, ठीक है। तो अब सुनना, SEBI suspected manipulation in the trading of FNO and found that the company and some other firms had undertaken fictitious trades, ठीक है। तो SEBI को लगा कि भाई कुछ fictitious trading हुई है, ठीक है। तो अब देखो AO ने क्या बोला, a manipulative device has been used to synchronize, sync करना for and reversal of trades, and the trades were essentially fraudulent or fictitious and result in creating misleading appearance of active trading। तो लोगों ने बार बार ऐसे बाइंग एंड सेलिंग करी कि एक्चुअली ट्रेड प्लेस नहीं हुआ,
एक्चुअली ट्रेडिंग हुई नहीं पर प्लेटफॉर्म पे दिख रही है कि ट्रेडिंग हुई, ऐसा सेबी के एओ को लगा। अब सैट ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सैट ने क्या बोला, सिंक्रोनाइजेशन रिवर्सल इफेक्टेड बाय द पार्टीज with a significant price difference sum in few seconds and majority in any case on the same day had no impact on the market। ठीक है, तो सैट ने ये बोला कि भाई ये लोग जो आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेड का रिवर्सल कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्यू सेकंड्स के गैप में हुआ है या फिर सेम डे पर हुआ है, पर इससे मार्केट में कोई भी तरह का इम्पैक्ट नहीं हुआ। इससे सैट ने बोला एओ को कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। अभी सुनना, सैट ने क्या बोला एओ को कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि repeated reversals adversely affected the price discovery system। तो जो प्राइस ऑर्गेनिकली बढ़ती और गिरती है स्टॉक मार्केट में, ऑर्गेनिकली प्राइस जो डिस्कवर होती है कि भाई फैक्टर्स अच्छे हैं कंपनी के, कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है इसलिए प्राइस बढ़े, कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है इसलिए प्राइस गिरे, उसको प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। वो ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोग मार्केट मैकेनिज्म को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ परफेक्ट मैचिंग, परफेक्टली मैच कर रही है क्वांटिटी प्राइस, मतलब सब लोग एक जैसी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, सेम प्राइस पे खरीद रहे हैं, इससे जो लोग बेच रहे हैं उनको तो कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है, इसीलिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो अगर सब लोग एकदम से बहुत सारे लोग एक ही प्राइस पे बेचने लग जाए, सेम तरह का ट्रेड बहुत सारे लोग करने लग जाए, तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी, भले ही उससे मार्केट को बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं पड़ा हो। समझ में आया सबको? अभी इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, अब देखो इसी को लेके रोल ऑफ मेंजरिया भी बताया गया है। ठीक है, आप लोग चाहो तो एक बार, चलो मैं आपको ना इसका एक समरी लिखवा देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलता है, सुना ध्यान से, ये क्या बोलता है, प्राइस सिंक्रोनाइजेशन, देखो मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, प्राइस सिंक्रोनाइजेशन दैट इज बाइंग एंड सेलिंग, लिख लो आप लोग मेरे साथ, बाइंग एंड सेलिंग सेम क्वांटिटी एट सेम प्राइस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मैंने यूएफटी पे लिखा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, even if it does not adversely affect market। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि भाई एक साथ बहुत सारे लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लान्ड होता है, प्लान्ड होता है मतलब गलत ऐसा। अब रोल ऑफ मेंसरिया एंड लिवाइंग पेनल्टी, अब रोल ऑफ मेंसरिया क्या होता है यहाँ पर, मेंसरिया का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल माइंड, गिल्टी माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सुनना ध्यान से, देखो सीधे इस पे आ जाओ। इन सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड एंड अनदर क्या बोला गया है, इट वाज हेल्ड दैट अ ब्रीच ऑफ सिविल ऑब्लिगेशन व्हिच अट्रैक्ट्स पेनल्टी इन द नेचर ऑफ फाइन अंडर प्रोविजंस वुड इमीडिएटली अट्रैक्ट द लेवी ऑफ पेनल्टी irrespective of the fact that whether contravention must be made by the defaulter with guilty intention or not। We further held that unless the language indicates the need to establish presence, it is unnecessary to ascertain whether such a violation was intentional or not। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अगर एक्ट में लिखा है कि आपको गिल्टी माइंड चेक करना है तो आप गिल्टी माइंड चेक करो, पर अगर एक्ट में नहीं लिखा है तो आप गिल्टी माइंड चेक मत करो, आप डायरेक्टली पेनल्टी लगा दो। अगर सामने वाले ने गलत किया है तो उसका इंटेंशन गलत था या नहीं था वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इफ इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द, अगर एक्ट में नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल सेक्शन 15D और सेक्शन 15E जो कि क्या बात करता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज, अगर लेट्स से 15D बात करता है कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट नहीं करी, रजिस्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया म्यूचुअल फंड का, ऐसे से करके म्यूचुअल फंड कंपनीज पर पेनल्टी लगती है 15D में, और 15E में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर सेम चीज के लिए पेनल्टी लगती है। तो अगर उन्होंने लॉ का उल्लंघन किया तो फिर इंटेंशन या अनइंटेंशन ये नहीं देखा जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी गिल्टी माइंड चेक
नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्ट में नहीं लिखा है गिल्टी माइंड चेक करना है, तो हम चेक नहीं करेंगे, सीधे पेनल्टी लगाएंगे। इतना क्लियर है? यस। एंड मेरी जान आखिरी जो क्या बोलता है, अपीयरेंस अंडर कंपटीशन एक्ट, बहुत छोटा है, जो क्या बोलता है, a party may call upon expert from the field of economics, commerce, international trade to provide expert opinion for competition ट्रायल्स। तो कंपटीशन एक्ट के अंदर अगर कोई भी ट्रायल होगा तो कोई भी पार्टी एक्सपर्ट को बुला सकती है, एंड सीएस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट, तो सीएस को एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बुलाया जा सकता है। इतना क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। कोई डाउट है किसी को इसमें? डन है क्या? ऑल राइट, तो ये रहे हमारे अलग अलग चैप्टर के अमेंडमेंट, और आप लोग इसको आराम से 1.5x की स्पीड पे देखो। ड्राफ्टिंग का मैराथन पार्ट ए पार्ट बी अच्छे से देखना, एंड ये भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है? थैंक यू सो 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 मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ, अच्छे से खूब खूब मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत जान लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, सक्सेस पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है? तो मेहनत करो, अच्छे से हार्डवर्क लगा दो, जान लगा दो। 15 दिन बाकी है, अच्छे से पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। December 24 इज योर अटेम्प्ट। लिख दो, अपनी वॉल पे लगा दो, CS और आपका नाम। December 24 इज योर अटेम्प्ट, ध्यान रखना। यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।